चार्ल्स डार्विन। मेरा जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रुचबेरी में हुआ था। छोटी बहन कैथरीन के मुकाबले मैं पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी था। उस समय विभिन्न प्रकार की चीजों के संग्रह में मेरी रुचि बढ़ चुकी थी। मैं पौधों के नाम जानने की कोशिश करता, शंख, बिल्लौरी पत्थर, सिक्के और धातुओं के टुकड़े बटोरता फिरता रहता। मुझे अंडे बटोरने का शौक था, लेकिन किसी भी चिड़िया के घोंसले से मैं एक बार में एक ही अंडा उठाता था। परंतु एक बार मैं सारे अंडे उठा लाया, इसलिए नहीं कि वे बेशकीमती थे, बल्कि महज अपनी बहादुरी जताने के लिए। डॉक्टर बटलर स्कूल में प्राचीन भूगोल और इतिहास को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। स्कूली शिक्षा के रूप में मेरे पास कुछ खास नहीं था। तुकबंदी करने पर जोर दिया जाता था। अपने दोस्तों की तुकबंदियों की नकल कर मैं भाषा के विषय में हाथ साफ कर लेता था। स्कूल में ज्यादा जोर इस बात पर था कि जो कुछ आज पढ़ा है उसे अच्छी तरह घोंट कर याद कर लो। यह काम मैं बखूबी कर लेता था, हालांकि 48 घंटे में बिसर भी जाता था। यह देखते हुए कि मैं स्कूल में कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पिता ने समझदारी दिखाते हुए मुझे कुछ पहले ही स्कूल से हटवा लिया और भाई के साथ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहाँ मुझे मानव शरीर शास्त्र पर अध्यापकों के लेक्चर नीरस लगते। लाख कोशिशों के बावजूद मैं चीर फाड़ की कला नहीं सीख पाया। गर्मियों की छुट्टियों में निशानेबाजी करने में मुझे विशेष आनंद आने लगा। यह एक जुनून बन गया। पिताजी को बहनों ने बता दिया कि मैं फिजिशियन बनने का विचार पसंद नहीं करता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पादरी बन जाऊं तो बेहतर होगा। निठल्ला शिकारी बनने से तो यही अच्छा था। पादरी बनने का विचार तब दम तोड़ गया जब मैंने प्रकृतिवादी के रूप में बीगल में काम शुरू किया। विज्ञान में मेरी रुचि बरकरार थी। मैं उत्साह से खनिज बटोरता रहता था, लेकिन बड़े ही अवैज्ञानिक ढंग से। मैं सिर्फ इतना ही देखता था कि कोई नया खनिज है तो रख लिया। मरे हुए कीट पतंगों को भी मैं बटोरता रहता था। वाइट द्वारा लिखित सेलबोर्न पढ़ने के बाद मैं पक्षियों की आदतों पर ध्यान देने लगा और इस बारे में खास बातों को लिखने भी लगा। युवावस्था में अक्सर व्याख्यान सुनने चला जाता था। कॉलेज में फिसड्डी ही रहा। मुझे बीज गणित के सूत्र बेमतलब ही लगते थे। बीए की डिग्री जैसे तैसे ले ही ली। मैं एक संगीत मंडली में भी जाता था। यह बात दूसरी है कि न तो मैं एक भी धुन समझ पाता था और न ही बजा पाता था। सही तरीके से गुनगुनाना तो मेरे लिए कठिन था। फिर भी मैं पैसे देकर संगीत सुनता और उसमें आनंद लेता था। कैम्ब्रिज में रहने के दौरान जिस उत्सुकता और लगन से भृंगी कीट पकड़ता था, वह मेरे लिए आनंददायक था। मुझे केवल संग्रह करने का जुनून था, क्योंकि मैं इन कीटों की चीर-फाड़ नहीं करता था। हाँ, इतना जरूर है कि प्रकाशित विवरणों के साथ इन कीटों के बाहरी लक्षण यदा कदा मिला लेता था। मैं उनके नाम जरूर रख लेता था। एक दिन पेड़ पर पुरानी छाल उतारते समय मुझे 2 दुर्लभ भृंग दिखाई दिए। मैंने दोनों को एक एक हाथ से उठाया। तभी मुझे तीसरा भृंग भी दिखाई दिया। मैं उसे भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हाथ में पकड़े हुए भृंग को मुंह में रख लिया। दुर्भाग्यवश उस कीट में से कोई तीखा तरल पदार्थ निकला, जिससे मेरी जीभ जल गई और मुझे थू-थू करना पड़ा। मैं इस प्रकार के कीटों का संग्रह करने में काफी सफल रहा। इसके लिए मैंने 2 नए तरीके भी ढूंढ निकाले। मैंने एक मजदूर रख लिया था जो सर्दियों में पुराने वृक्षों की छाल को काट छांट कर बड़े थैले में भर लाता था और इसी तरह दलदली इलाकों से सरकंडे और कूड़ा करकट बटोर लाता था। इस तरह मुझे कुछ दुर्लभ जाति के भृंग भी मिले। शायद किसी कवि को अपनी पहली कविता के प्रकाशन पर भी इतनी प्रसन्नता नहीं होती होगी जितनी मुझे उस समय हुई, जब मैंने स्टीफन की इलस्ट्रेशंस ऑफ ब्रिटिश इंसेक्ट्स में यह जादुई शब्द देखे, सर सी डार्विन द्वारा संग्रहित। लगता है कि भृंगी कीटों के संग्रह की मेरी रुचि में ही
भविष्य में मेरे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा हुआ था।